और एपिसोड में बात करेंगे एलसीआर सीरीज एलसी सर्किट। इससे पहले वाले में हम लोगों ने क्या क्या चर्चाएं की है। तो इससे पहले वाले में हम लोगों ने जाना है कि एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली और एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। ये तीनों जान गए हम लोगों ने। तो इसके बाद इन तीनों का कॉम्बिनेशन आता है एलसीआर, यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों कंबाइंड होके। तो सोचो कि जब तीनों के तीनों एक ही सर्किट में क्या हो लगे हों तो उस समय क्या घटनाएं घटित होंगी। उन सारी घटनाओं को हम यहाँ पे काल्पनिक तौर पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। आइए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर कैपेसिटेंस और फिर इंडक्टर लगा दिया और किसमें, एसी सर्किट। ठीक है, अब कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, वो इम्पैक्ट हम लोग देखेंगे। तो जब यहां से देखो इन सबके क्रॉस जो पोटेंशियल कितना होगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल वीआर होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वीएल होगा, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल उल्टा हो गया क्या, हाँ वीसी होगा, और इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, वीएल होगा। ठीक है, और आई क्या होगा, डायरेक्शन। तो देखिए आई के लिए डायरेक्शन हमको ये मिलेगा, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। भाई करंट तो इसी तरह आएगा ना, ऐसे ऐसे। अब उन सबका वी आर, वी सी, वी एल, ये इनके रिस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है आपके, जैसे कि अलग अलग बातें की गई हैं। कि जैसे सोचो कि जब वी आर की बात कर रहे थे तो उस समय हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देता था कि जिस डायरेक्शन में हमारा वी आर है उसी डायरेक्शन में हमारा आई होगा, देता था ना। उसी तरीके से जब हम लोग कैपेसिटर की बात करते थे तो यहाँ पे हमको दे देता, मान चलो ये क्या दे दिया हमको, ये दे दिया आपको किसमें लैग, किसमें होता था, करंट में लैग होता था ना। तो मान चलो अगर ये दे दिया आपका वी, और कैपेसिटर में क्या होता है, लीड होता है कि लैग होता है, लीड होता है। तो ये दे दिया आपका आई, बोलिए होता था ना। उसी तरीके से जब हम इंडक्टर की बात करते थे तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता था ना। अब जब हम एलसीआर की बात करते हैं, इन्हीं तीनों को कंबाइन कर देते हैं एक साथ। जब ये तीनों कंबाइंड हुए एक साथ सर्किट में, तो फिर इनके ग्राफ्स भी तो कंबाइंड होंगे। तो इनके कंबाइंड ग्राफ्स आपके ये पेपर में मेंशन है, आप वहां पे देख सकते हैं। साथ में हम लोग यहाँ पे देखिए और भी नोट्स है, जो हम लोग नोट्स हैं हम लोग पास, दिखाए नोट्स। हाँ, तो यहाँ पे हाँ ठीक, थोड़ा सा हम लोग नोट्स का हेल्प लेंगे क्योंकि इस वाले नोट्स में थोड़ा बहुत हल्का प्रिंट है। ठीक है, नेम मेंशन नहीं दिख रहा है कुछ खास, तो इसमें ध्यान देंगे। तो देखिए जो देखो ये भी रजिस्टर के लिए जो आई है वो क्या है, आई और वी आपस में पैरेलल हैं जैसा कि हमको दिख रहा है। ठीक है, और कैपेसिटर के लिए देख लो 90 डिग्री है, कैपेसिटर के लिए 90, वो भी कैसा, प्लस है ना। और इंडक्टर के लिए कैसा है, निगेटिव 90, यानी कि इसमें लैग कर रहा है और इस वाले में लीड कर रहा है। जब कंबाइन करते हैं तो हमको मिलता है कुछ इस तरह का ग्राफ, जहां पे ये है आपका वी आर, और ये है आपका ईएमएफ, और ये है आपका वीएल, और ये है आपका वीसी। तो यहाँ पे जब हम इसको क्या करते हैं, ये कंबाइन कर देते हैं तो ये हो जाएगा वीएल माइनस वीसी। और हमें याद है ना कि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत चर्चाएं की थी इसके ऊपर, और काफ़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए थे कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, ये सीन था ना। अभी अगर गौर करो ना तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हमने करंट को कंबाइन नहीं कर रखे हैं। गौर करना बात को, देख लो कहीं करंट दिख रहा है क्या आपको, हमने पोटेंशियल का कॉम्बिनेशन करके रखे हैं। इसलिए दिमाग में उस समय चलता था क्या कि यहाँ पे जो इंडक्टर है वो तो लैग कर रहा है, लेकिन इसके अंदर लीड कैसे कर रहा है, देख लो ना, गौर करो। और यहाँ पे कैपेसिटर क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो इसके अंदर लैग कैसे कर रहा है कि नहीं। ये ऐसे हुआ ना क्योंकि जब हम इनमें से
आई, देखो गौर करो, इसमें आई लीड कर रहा था, इसमें आई लैग कर रहा है, लेकिन इसमें हमने आई की चर्चा ही नहीं करी है, तो लैग लीड की बात होती ही नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा सीन है कि ये जो वीसी है ना वो आई से 90 बनेगा, और हमने वीआर को अगर पोटेंशियल मान लेना, इसके एक करो, अगर इसको हम लोग बेस मानते हुए ड्रॉ करेंगे, इसको बेस मान ड्रॉ करेंगे, तो गौर करो कि कैपेसिटर केस में इधर आई है, तो उसका भी कितना होगा? क्लियर हुआ? तो भी आई है तो भी उसको नीचे वाला किया जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इंडक्टर केस में क्या होगा? अब वो सीन हम यहां पे देखते हैं, जब प्लेस करते हैं तो हमें इस तरह का सीन, उस समय बहुत चर्चाएं हुई थी, किताब में कुछ और था, दिमाग में कुछ और था, और कॉपी में कुछ और है कि नहीं? उस समय कुछ क्लियरिटी हुई थी? नहीं हुई थी ना? अभी क्लियरिटी हुई कुछ थोड़ा थोड़ा, बस इस बशर्ते ये भी है कि इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका रिलेशन इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। इसका रिलेशन दिमाग में रख सकते हो तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसके पूछे जा सकते हैं। इंपीडेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है उससे, लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इंपीडेंस पूछेगा, आपसे देगा क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 18 तक के बीच में एक आध क्वेश्चन ऐसा डाल देगा कि एक क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे। गौर करना, पहला क्वेश्चन में बोलेगा डिफाइन इंपीडेंस, दूसरे में बोलेगा व्हाट इज द असाइनमेंट ऑफ इंपीडेंस, और तीसरे में बोलेगा इफ देयर इज अ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस इन अ सर्किट एंड इट्स एसी वैल्यू इज 220 वोल्ट, देन फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। इस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं। तो उसी के लिए तो हमने बोला कि आप इंपीडेंस के दिमाग में रखेंगे, क्योंकि जब आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस देगा ना, पूछेगा ना, तो आपसे रेजिस्टेंस दिया होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया होगा, ये 2 दिया होगा, टोटल जेड दिया होगा इंपीडेंस, और तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अभी मत सोचो, मत सोचो, क्वेश्चन नहीं था, करंट वैल्यू दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया था, इंडक्टेंस दिया था, बस और रेजिस्टिव था बस। चलिए, मेन एक और बात है, क्योंकि जैसा कि हम यहाँ पे आई की चर्चा करते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, क्योंकि करंट का इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा इक्वल टू पाई एफ, देख सकते हैं ना? हाँ, वहां वाली फ्रीक्वेंसी का उपयोग करेगा, उस तरह की, जैसे कि हम ओमेगा टी पे नहीं, ओमेगा टी को खोल देंगे, वहां पे फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करेंगे एफ का, तब जाके वहां से इक्वेशन लगाएंगे। तो मान के चलो कि 2 पाई एफ टी हो गया, 2 पाई एफ टी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी, ठीक है, टी से टी उड़ा दो, बचा 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू जस्ट फॉर द कंडीशंस स्पेसिफिक। समझ गए कि नहीं समझे? आगे बढ़े। यहां पे कोई समस्या में समझने में कोई समस्या? चलो, तो अभी ये बार बार उल्टा क्यों हो जाता है? पकड़ते सीधा और पढ़ाते पढ़ाते ही सो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं इसका इक्वेशन। z इज इक्वल टू रूट अंडर क्या है ये, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यही है, और इसी को बोलते हैं इम्पीडेंस। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज इम्पीडेंस, मस्त सवाल है ये भी, तो क्या बताएंगे? तो हम उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं आप लोग। याद है रेजिस्टेंस? यस सर। याद है वो गाड़ियां जो सड़कों पे चलती थी ऐसे ऐसे करके? तो छोड़ो रहे तो। ठीक है, तो अभी क्या है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को अपोज करना, ठीक है। तो जो इम्पीडेंस भी होता है ना, उसका भी काम क्या है? करंट को अपोज करना। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस? इम्पीडेंस टोटल होता है, रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस को कहते हैं। अच्छा, और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो पर्टिकुलरली एक की बात होगी। जैसे इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो रेजिस्टेंस होगा कैपेसिटर से, इंडक्टर से और रेजिस्टर से, वो सबके सम को हम इम्पीडेंस बोल सकते हैं। सही है, ठीक है। देखिए, जब हम रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों के द्वारा कंबाइनली एक सर्किट के ऊपर जो भी
रेजिस्टेंस अप्लाई होता है उसको इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक। और अकेले अकेले वाले को रिएक्टेंस बोलते हैं, गौर करना बात को, अकेले अकेले वाले को रिएक्टेंस बोलते हैं, कंबाइनली वाले को इम्पीडेंस बोलते हैं, उल्टा करने पे एडमिटेंस बोलते हैं। किसको उल्टा? इम्पीडेंस को उल्टा बोलेंगे ना तो एडमिटेंस हो जाता है, ठीक है। और एक को और बोलते हैं सस्पेक्टेंस बोलते हैं, वो किस में आता है? सस्पेक्टेंस किस में बताए थे आप लोगों को? इसी में था ना सस्पेक्टेंस। हाँ, जब हम रिएक्टेंस को उल्टा करते हैं तो सस्पेक्टेंस बोलते हैं। मेंशन है, नोट्स में मेंशन है, आप लोग इसमें भी मेंशन है। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इसमें 2 पॉइंट मेंशन है नोट्स में, देखिए वो है कि इफ नेट रिएक्टेंस इज इंडक्टिव, यानी ये केसेस की बात हो गई। तो अगर आपके पास नोट्स है तो आप धीरे से पलट के देख सकते हो इसमें कि नोट्स में लिखा है अलग अलग केसेस, यानी ऐसे केसेस जिन केसेस में BR की वैल्यू और VL की वैल्यू खत्म हो जाती है, तो वो पूरे के अंदर कौन ज्यादा बिहेवियर देगा? VC, यानी उस पूरे सर्किट को बोलेंगे प्योरली कैपेसिटिव, बोल सकते हैं। हाँ। जब VL की महत्व बढ़ जाए, VC और VR का महत्व घट जाए, प्योरली इंडक्टिव। और केस में जब VR की वैल्यू क्या हो जाए? बढ़ जाए, और इनकी वैल्यू क्या हो जाए? घट जाए, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टिव सर्किट कंडीशन। यहां पे देखते, ध्यान देना है, व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC, when XL is greater than XC, then its circuit behaves like inductive. Clear? When XC is greater than XL, it behaves like capacitor. Capacitor. And if XL is equal to XC, then it behaves resistive. Clear हुआ? क्योंकि जो ही बराबर होंगे तो ही क्या हो जाएगा? काम खत्म, यही बचा बंदा। क्लियर टी? चल समझ में? ऐसा नहीं ना कि हवा में जा रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है। नहीं कुछ सोच। देखिए अगर आपके दिमाग में, मैं बता रहा हूँ जस्ट फॉर, कि अगर आपके दिमाग में ये जब जो चल रहा है कि भाई एग्जाम नज़दीक है और एग्जाम्स को छोड़ के अगर आपके जी में कोई कार्य नहीं है, न कोई वर्क नहीं है, फैमिली वाला मान लो, जैसे मान चलो बिजनेस है उसका, तो उसकी अलग बात है। मान लो अब, लेकिन फिर भी बिजनेस में केवल वो एक तरह का समझ लो कि नट है, बस पूरा का पूरा मैकेनिज्म उसके फादर ही हैं, ठीक है। तो अगर वो नट नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है कुछ समय के लिए, ठीक है, काम चलता रहे। तो एक एक्सेप्शन मान लेते हैं, बाकी सबके लिए कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है, सोने के अलावा कोई कार्य नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर ये दूसरी बातें दिमाग में आ रही है, इसका मतलब आपकी संगति खराब है। तथ्य बात बता रहा हूँ, ठीक है। जब सबसे पहली बात, संगति का मतलब मैंने आप लोगों को कभी इंडिकेट नहीं करा। नहीं, ये हमारे तरफ इंडिकेट कर रहा है। नहीं, संगति का मतलब है जब आप देखो, हमेशा आप इसके साथ नहीं रह सकते, बस कोचिंग में और बस। तो जब वो अकेला होता है ना, तब इसके साथ कौन होता है? खुद होता है। बस खुद की दोस्ती आपके संग अच्छी नहीं है, और खुद के संग दोस्ती अगर आपने अच्छी नहीं कर रखे, खुद को नेवर हेट, खुद की बेइज्जती नेवर डू, खुद को ऑलवेज अप्रेज, ऑलवेज। इफ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, दूसरे भी देंगे आपको रिस्पेक्ट। नहीं, उसके लिए तो दूसरा सीन है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे, यानी अपने आप को महत्व देते, जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना क्लास में 2 ही तरह के बच्चे हो गए। एक पूरा पढ़ लीजिए जीवन से इस क्लास में, आज जब दूसरा पूछे सुना पढ़ ले, रात पर सुतला नहीं है, मौज करता नहीं है, पबजी चलाता नहीं है 4 घंटा 5 देख लेना, ऑनलाइन नहीं है, पता चल रहा कि एग्जाम में 99 नंबर हो। बहुत दुख होता है। जो आगे बैठा है वो दूसरे नंबर पे नहीं, मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं है। जब ऐसा होता है तो एक ये कंडीशन, दूसरे जो मतलब कि अब पूछो तो बता देते कि हम नॉर्मल होते की कंडीशन। तो ये वाला बड़ी खतरनाक टाइप के हो जाते हैं। अब एक है कि आप तो डिमोटिवेट हो रहे हो उससे, दूसरा आपको कोई महत्व नहीं है, घंटा दोस्त हो, हाँ या ना? मैं बताया था ना फ्रेंड का मतलब क्या होता है, नहीं बताया था? याद नहीं है। बताया था मैं।
फ्रेंड का मतलब जो आपको आपकी स्ट्रेस दूर करे, अच्छा वो वाला। आपको डिप्रेशन में ना डाले एकदम, ठीक है। बस फ्रेंड का काम इतना ही है, बाकी पढ़ना लिखना कपलिंग करना वो सब आपका काम, यस यस। ठीक है। हाँ, तो जब भी आप साथ हो और आपको मजा ना आए, समझ लो कि दैट वन इज अ वेरी टॉक्सिक एलिमेंट। यू हैव टू मूव, यू हैव टू बीइंग अ स्पेस लाओ। अब वहाँ पे नहीं लाओगे तो टॉक्सिक का मतलब पता है ना क्या होता है? दो चीज़ें होती है, एक टॉक्सिक एक पॉइजनस। दोनों का मतलब मालूम है? टॉक्सिक मतलब पॉइजनस मतलब जहर होता है। और टॉक्सिक मतलब अमृत होगा। वो भी पता जहर। नहीं सर। मतलब दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द अंतर बिटवीन टॉक्सिक एंड पॉइजनस? टॉक्सिक मतलब करते ही जाए। कोई आइडिया आपको? खराब बोल सकते हैं। अच्छा, और रोटन मतलब? सड़ा हुआ। अच्छा, बैड मतलब? बुरा। सबका मीनिंग निकाल रहा है। अच्छा, खराब का मतलब ये हो गया पॉइजनस टॉक्सिक। अरे तो नहीं पॉइजनस तो पॉइजन मतलब एक ही बार मार देगा, टॉक्सिक मतलब किसी को देख करके मार। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात, पॉइजनस का मतलब जो जहर बाहरी हो। पॉइजनस का मतलब जो जहर क्या हो? बाहरी हो। और टॉक्सिक का मतलब जो जहर अंदर हो, ठीक है। तो जो अंदर है वाला खतरनाक है। नहीं, टॉक्सिक एलिमेंट से हमेशा स्पेस बना के रखें आप। यस सर। टॉक्सिक वाला पता ही चलने देगा कब खत्म हो गया काम। यस सर। पॉइजनस वाला तो जितना वही दुश्मन, पॉइजन मार के चला गया, पता चला जहर मारा, लेकिन जहर के साथ कुछ सीख दिया। क्या सीख दिया? कि हमारे संग मत रहो वरना फिर मैं जहर मारूंगा। आप लोग नोट्स में ध्यान दीजिए। रिजोनेंट एलसीआर सर्किट। रिजोनेंट एलसीआर सर्किट में कुछ कंडीशन दिया हुआ है। रिजोनेंट कंडीशन दिया कि जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाए, यानी कि जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाए, इसका मतलब कि जो पूरा सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा, और इसी कंडीशन को कहते हैं रिजोनेंट एलसीआर सर्किट, ठीक है। यानी कि उस सर्किट के अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर के होने का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। निकाल के रख सकते हाँ, रख भी सकते हैं, फिर भी वो काम करेगा नहीं करेगा वो काम, नहीं। क्योंकि वो भी तो हमने सर्किट कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। वो अलग बात है कि उसका इम्पैक्ट नहीं है सर्किट पे, अच्छा। लेकिन सर्किट तो कंप्लीट हो रही है ना। हाँ या ना? होते हुए भी नहीं है। हाँ। नेक्स्ट है इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू Z मिनिमम, यानी वही दूसरा कंडीशन, जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाएगी तो जो इम्पीडेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। और जो फेज डिफरेंस होगा V एंड I के बीच में कितना हो जाएगा? 0। अब देखो कंडीशन क्या है, जब पूरा का पूरा सर्किट रेजिस्टिव बिहेव करेगा तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? 0, क्योंकि देखो ये I ये R कितना बन रहा है? 0। क्लियर? अच्छा, ये है नहीं, तो जाहिर सी बात है 0 ही बनेगा। थर्ड पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है 4 पॉइंट, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ये वैल्यू याद कर लीजिएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। इसकी चर्चा अभी करने वाले हैं फिर से, इसलिए कह रहा पहले ही आप इसको ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC दिमाग में रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है एवरेज पावर कंजम्पशन, P एवरेज बिकम्स मैक्सिमम। और जो पूरा सर्किट है ना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर क्या करेगा? कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस पावर कंजम्पशन करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हम इंडक्टर कैपेसिटर लगाते हैं ताकि कम पावर में हमारा काम क्या हो सके? हो जाए। क्लियर हुआ? तो जब इंडक्टर और कैपेसिटर है ये नहीं है सर्किट में, तो इसका मतलब पावर क्या चाहिए हमको? ज़्यादा चाहिए उसी काम को करने के लिए। क्लियरिटी हुई? नेक्स्ट है आपका क्वालिटी फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज डिटरमिनेट बाय क्वालिटी फैक्टर। यानी कि अभी जो हम रेजोनेंस एलसीआर सर्किट पढ़े हैं ना, उसकी क्वालिटी को हम ग्राफिकल तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ की मदद से, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। जिसको क्यू फैक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इंडिकेट द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, यानी कि अगर हम इसके अंदर ग्राफ बना दें, ठीक है, ग्राफ अगर इसका ड्रॉ कर दें तो ये क्या बताता है? ये शार्पनेस से डिसाइड कर देता है कि किसकी क्वालिटी फैक्टर कितनी है। ये क्या दिखा रहा है?
ये शार्पनेस ऑफ क्या है, कर्व है। ये जितना शार्प होगा उतनी ज्यादा क्यू की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका, हाँ नेक्स्ट है Q इज इक्वल टू VL अपॉन VR। यानी Q है क्या, तो Q को निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, VL अपॉन VR चाहिए, यानी इंडक्टर चाहिए और रजिस्टर, दोनों के पोटेंशियल के रेशियो को ही क्या कहते हैं हम लोग, क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। दिमाग में रखिएगा, ठीक है। या एक और इसकी वैल्यू है VL इज इक्वल टू VR या VC इज इक्वल टू VR, क्योंकि उस सर्किट में इंडक्टर भी होगा, उस सर्किट में कैपेसिटर भी होगा, यानी दोनों कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन दोनों को कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, रजिस्टर से ही कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों है ना, इंडक्टर और कैपेसिटर, इनको थोड़ी सी अधिक महत्व दिया गया है सर्किट के अंदर, क्योंकि इनका काम है ना कि कम पावर लेके भी क्या कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस के लिए जितना पावर है वो भी क्या है, कम है, क्योंकि उसका काम ही है सर्किट में क्या करना, अपोज करना। और अपोज करने के बाद जब भी आप किसी चीज की स्पीड को रोकोगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पे धक्का मुक्की होगी, धक्का मुक्की होगी तो एनर्जी कंजम्पशन होगा, झगड़ा होगा, मारा मारी होगी, ठीक है। और वहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझा। लेकिन अगर हम इंडक्टर की बात करें और कैपेसिटर की बात करें तो इंडक्टर में जब करंट जाता है तो मैग्नेटिक रेजोनेंस बना देता है, जिसे सर्किट में निकला हुआ करंट मेकअप हो जाता है। सर्किट में कंजम्पशन करंट क्या होता है, मेकअप हो जाता है। वो इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, सोलेनॉइड की तरह। सोलेनॉइड पता है, सोलेनॉइड उसकी तरह, टोरॉइड जानते हैं, टोरॉइड उसकी तरह। अब बचा कौन, कैपेसिटर। कैपेसिटर जानते ही हैं, चार्ज को स्टोर करता है। इसका मतलब चार्ज को वो ट्रांसफर तो करेगा, ठीक है। चार्ज को सबसे पहले वो डैम की तरह हो गया, डैम। जैसे पता है ना कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर चाइना एक डैम बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि पानी को, जैसे कि जो भारत का ईस्टर्न पार्ट है जो ऐसे लटका हुआ है, ठीक है, उसको वो चाहता है कि क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, खत्म कर दे एकदम, क्योंकि वहां से चलती है तसांगपो नदी। पता है ना, भारत में उसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है और चाइना में इसका नाम तसांगपो है नहीं, चाइना में है, तिब्बत में, पर चाइना ने तिब्बत को क्या कर लिया है, कब्जिया लिया है, ठीक है। तो पूरा का पूरा चाइना ही कहते हैं उसको। तो तसांगपो से निकलती है, तसांगपो नाम है उसका रिवर का, ठीक है। और इंडिया में घुसते उसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और घुसता कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और वहाँ पे वैलीज है, वैलीज से घूमते हुए आता है और उसी के पानी से जो ईस्टर्न पार्ट है वो जाके इतना हरा भरा फल फूल होता है और वेजिटेशन काफ़ी अच्छी होती है। चाइना को सोच रहा है कि भारत को कहीं ना कहीं से तो अटैक किया जाए, तो सोचा तसांगपो की नदी का पानी रोक देंगे। अब एक बात जान लो, अगर तसांगपो की पानी रोके है कोई भी तो वो खुद ही मर जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की जो स्पीड है ना उसको कोई रोक नहीं सकता। तो उसने डैम बनाएगा, पानी रोकेगा, लेकिन अच्छा रोक तो सकता नहीं। क्या उसके साइंटिस्ट पागल हैं, नहीं है, वो भी चालाक है। नहीं करेंगे क्या, सब करेंगे, कुछ समय के लिए पानी रोक देंगे जब तक उन लोगों का डैम भर जाए, और उसके बाद बिल्कुल हाई स्पीड में क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो जिस, अरे हेती चुकी आंख बाप दिमाग नहीं पड़ा, ठीक है। तो वो सब आएंगे, स्पीड से पानी आएगा, एंट्री मारेगा जब अरुणाचल में, तो वो सब चीज को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय करते हुए आएगा। तो भारत, वो भी दिमाग वाले बंदे, 5 डैम बना रहा है भारत, ठीक है। रोकेंगे नहीं भाई, रोक, मैं तो कह रहा हूँ रोक तो किसी को नहीं सकते हम लोग। फ्लोइंग वाटर को रोकना मतलब जाके आओ मार 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 हमके मार, ऐसा वाला काम हो गया। हाँ, तो क्या हुआ, तसांगपो का स्पीड आएगा, सबसे पहले अरुणाचल में आएगा, टकराएगा, पानी भरेंगे, सब स्पीड कम होगा। फिर 4 गो और है, और क्या स्पीड कम कर देगा, और इतना कम कर देगा कि नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चाइना ने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, इधर इंडिया ने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। नहीं, पहले तो 5 गो बनाना है ना, लेकिन इंडिया का छोटा छोटा 5 गो है और उन लोगों का बड़ा बनाया है। एक बहुत ज्यादा रोकना ही है, रोकना ये बहुत बड़ा बनाया। नहीं, रोकने का सीन है ना कि वहां से वो हाइड्रो पावर जनरेट करना चाहता है। हाइड्रो पावर भाई देखो, मेन चीज यही है,
कोई भी पर्सन अगर इतना पैसा खर्च करेगा तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना, तो वो हाइड्रो पावर बनाना चाहता है। और यहाँ पे एक तीर से दो निशान है, कौन कौन से? एक, हाँ, हाइड्रो पावर भी बन गया और इधर दुश्मन का सर्वनाश भी हो रहा है, तो भारत भी तेज। आओ आओ देख लेते हैं, तो क्या देख लिया, समझा? तो ये जो डैम का कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, इसी तरह का कॉन्सेप्ट किस में लगता है आपका? किसकी बात कर रहे थे हम? क्वालिटी फैक्टर, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। हाँ कैपेसिटर की बात। देखो भूल गए, हाँ ना बैग। देखो कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर जस्ट लाइक ऐसा डैम, यहाँ से करंट आवे है एसी वाला, इस तरीके से जावे, तो यहाँ से जाएगा तो पहले भरेगा 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 भरेगा, यानी कैपेसिटर क्या हो गया? चार्ज। कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज। जब चार्ज हो गया तो अब यहां से कांस्टेंट फ्लो देगा, ठीक है? अब यही चीज तो डैम में भी होता है ना, बिल्कुल डैम लाइक स्ट्रक्चर, समझ में आया? तो कांस्टेंट फ्लो देगा, तो भैया ये है कि भले ही थोड़ा सा एनर्जी ले रहा है लेकिन सर्किट को बैलेंस कर रहा है। आप लोगों ने वो रेक्टिफायर वाला कॉन्सेप्ट बनाया था ना, वो प्रोजेक्ट, वो रेक्टिफायर का प्रोजेक्ट में जब कैपेसिटर लगा देंगे आप, तो वो जो लूप ब्लिंकिंग है ना, वो नहीं करेगा। और नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा कि वो फुल वेव है कि हाफ वेव है? यस सर, पता नहीं चलेगा। कैपेसिटर कम में है कि वो क्या कर देगा? चार्ज। हाँ, वो एकदम कॉन्टिन्यूअस फ्लो देगा, ठीक है? हाँ ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट है क्वालिटी फैक्टर में। अब थोड़ा सा डिराइव खेल लिया जाए आप लोग, कोई दिक्कत है? सबको समझ में आया है? चलिए तो हमने क्या बताया था, Q इज इक्वल टू, तो Q इज इक्वल टू VL अपॉन VR या VC अपॉन VR इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L अपॉन R, हो जाएगा ना? अरे VL को क्या ले सकते हैं हम लोग? ओमेगा L, नहीं याद है? तो इंडक्टिव रिएक्टेंस में जाके देख लो एक बार, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू ओमेगा L, दिख गया? XL इज इक्वल टू ओमेगा L, ठीक है? और XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, है ना? तो देखिए यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट है 1 अपॉन R रूट अंडर L अपॉन C, सबको कंबाइन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है? और यहां पे बन जाता है आपका Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये कंजर्वेशन पार्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को, मतलब इससे 1 अपॉन R L C, यानी क्वालिटी फैक्टर में तीनों आ गए, L भी आ गया, C भी आ गया, R भी आ गया। और Q से अगर हम रिलेशन करने की कोशिश करें तो इनवर्सली है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो Q की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। समझ में आया? ठीक है, तो अगर कोई सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होता है तो कैसा बिहेव करेगा? उसकी क्वालिटी फैक्टर काफी लो हो जाएगी, क्योंकि वो सारा का सारा रोक देगा। भाई वही ना थे हम कोनो के, तो कहां से शार्प कर्व निकल के आएंगे? शार्प कर्व दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, समझे? और L और C क्या करते हैं? वो मैग्नेटिक रेजिस्टेंस और चार्ज की क्वांटिटी को स्टोर जब करते हैं तो एक तरह का वेव निकलता है उसमें से, ठीक है? जो सर्किट को क्या करता है? स्मूथनेस प्रदान करता है। वही चीज है ना कि मान चलो कि आप मतलब यहाँ पे दो लोग आए और एक बार हबर खा रहा है एकदम और एक आराम से खा रहा है, भूख दोनों को लगी है कि नहीं? तो रेजिस्टेंस है हेनिया वाला, मार हबर खा रहा है, और इधर वाला इंडक्टर और कैपेसिटेंस है, ठीक है? क्योंकि पता है कि ट्रेन नहीं छूट रही है और इसको लगता है कि ट्रेन छूट रही है, जाना भी है, ठीक है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिजोनेंस। व्हाट इज रिजोनेंस? तो इन सीरीज LCR सर्किट व्हेन फेज बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0 द सर्किट इज सेड टू बी रिजोनेंट सर्किट।
यानी कि जब वोल्टेज और करंट के जो फेज है उसकी भी वो वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उनके बीच का फेज क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाए, एक ही हो जाए, या किसी और भाषा में अगर कहें तो हम रेजिस्टिव हो जाए, क्योंकि इंडक्टिव और कैपेसिटिव होगा तो क्या दोनों का फेज सेम होगा, ये हो सकता ना, क्योंकि एगो में +π/2 और एगो में -π/2, क्लियरिटी। तो व्हेन द इन द सीरीज करंट एंड वोल्टेज इज जीरो, तो जस्ट फॉर कि अगर इम्पीडेंस का फॉर्मूला है तो R² माइनस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, प्लस होगा। ये ठीक है। अगर ऐसा है तो मान लो XL माइनस XC अगर बैलेंस कंडीशन में जीरो और उस कंडीशन में हमको R मिला ना, R इसका मतलब व्हेन दे आर इन बैलेंस कंडीशन, व्हेन XL इज इक्वल टू XC, यानी पूरा का पूरा सर्किट में वोल्टेज और करंट का डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। जस्ट थिंक, ठीक है। अच्छा, उस केस में क्या होगा, दैट इज द सर्किट कॉल्ड रिजोनेंट सर्किट, रेजिस्टिविटी नहीं बेटा, रिजोनेंट सर्किट, ठीक है। अब रेजोनेंस का मतलब थोड़ा समझते हैं हम लोग। रेजोनेंस का मतलब होता है, मान लो कि एक कोई इधर से, मतलब कपलिंग इफेक्ट की बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वहीं से रेजोनेंस में आ जाएगा। मान लो एक कोई है, जैसे मान चलो अभी क्या मैरिड वाला मैरिजमेंट होता है ना, एक होता है लव मैरिज, एक होता है अरेंज मैरिज, ठीक है। अब देखो लव मैरिज में शुरुआत में रेजोनेंस होती है, फिर काम खत्म हो जाता है। रेजोनेंस का मतलब समझते हो, फ्रीक्वेंसी, यानी शुरुआत में देखो लव मैरिज में क्या हो, शुरुआत में कपल्स दोनों समझते हैं एक दूसरे को, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वो समझता है, उसकी फ्रीक्वेंसी वो समझता है कि नहीं, तो इसको कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तभी तो क्या होता है, हैप्पी लाइफ। कुछ दिन के बाद क्या होता है, सैड लाइफ, रेजोनेंट हट जाती है, यानी कि अब एक दूसरे को समझना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तुम लेटा है, क्यों लेटा भैया, आवारागर्दी कर रहे थे, समझ लो, इस तरह की बातें, यानी कि प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक अरेंज मैरिज की बात करो। अरेंज मैरिज देखो, लव मैरिज दोनों जानते थे, अरेंज में कौन जानता है, बस एक बार देखा, पसंद किया, काम खत्म, जा अस्थिर, है कि नहीं। वो वाला लाइफ में 95% सक्सेस होता था। अरेंज मैरिज 95% क्या होते हैं, सक्सेस होते हैं, और लव मैरिज 95% क्या होते हैं, फेलियर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि लव मैरिज में म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होता है। अब म्यूचुअल रिस्पेक्ट ही रेजोनेंस कंडीशन स्टार्ट करता है, और अरेंज मैरिज में क्या होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों कंडीशन में, अब रेजोनेंस का मतलब नहीं समझे भी, ट्यूनिंग, फ्रीक्वेंसी। कोई हम लोग याद है, हम लोग पोए में कर रहे थे, कोई दूसरे घर का एक व्यक्ति आया किसी घर में जहां पे उसने बस फर्स्ट टाइम एंट्री मारी है, और उसने अगर अपना धाक जमा दिया, धाक का मतलब सबको खुश रख दिया। खुश रखने का मतलब क्या है, इसका मतलब उनकी ट्यूनिंग और इसकी ट्यूनिंग आपस में क्या हो गई है, फुल रेजोनेंस। अगर ऐसा आ जाए तो अगर वो कुछ भी कहे कि हमको ये चाहिए, मिलेगा। बस यही कंडीशन है ना, कि कभी कभी ना क्या होता है कि ये काफी समय लग जाता है इसके लिए, क्योंकि घर में सास होती है, और सास है जीवन, है कि नहीं। तो मैक्सिमम क्या है ना, कि जो होता है ना, कि जब भी जिसके संग जो घटनाएं घटती है ना, वो सोचता है कि अगले के संग वही अपनाएंगे, तो उनके संग जो हुआ रहता है वो आगे होता है। फिर उनके, अरे मान चलो किसी के संग अच्छा बिहेव होता है ना, तो वो भी आगे क्या करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं। तो जब अच्छा बिहेव करेंगे, और प्लस जो न्यू बंदा आया है दूसरे घर से, न्यू बंदी, अगर वो भी अगर अंडरस्टैंडेबल है, यानी कि जाहिल नहीं है, अंडरस्टैंडेबल है, तब तो ट्यूनिंग एक नंबर, घर में एक नंबर, शांति खुशी, तब कोई प्रॉब्लम होगा नहीं होगा। प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट है जब रेजोनेंस कंडीशन नहीं होता है। रेजोनेंस कंडीशन समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी एट विच XL एंड XC बिकम इक्वल। यही बात मैं कर रहा था। Yes, sir. वो फ्रीक्वेंसी जिस पे XL और XC इक्वल हो जाए उसी को कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी जिस पे घर में सुख शांति हो जाए, यानी ट्यूनिंग सेट हो जाए, उसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको मेंशन है VL इज इक्वल टू, थोड़ा डेरिवेशन है, देख लीजिए।
एक फॉर्मूला याद है ना, 1/r√L/c। हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है VL = IXL। ठीक है, अब IXL का मतलब याद है थोड़ा सा, अगर किसी को समझ में नहीं आ तो बताऊं मैं इसके बारे में, समझ में आ रहा है? अच्छा, पता है ओम्स लॉ, V = IR, समथिंग समथिंग मैचिंग, IXL is R। अब ये रेजिस्टेंस किसका है? इंडक्टर का है, बस इसलिए नाम उसका एक्सेल पड़ा है। ठीक है सर। समझ गए? हाँ, नेक्स्ट है आपका IXL = IXC। IXL = IXC। क्या कंडीशन है? जब VL की वैल्यू VC की क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ठीक, तो उस कंडीशन में I से I गया तो XL की वैल्यू XC की इक्वल हो जाए, यानी रिएक्टेंस इक्वल हो गया। यानी इंपेडेंस में कंडीशन प्योरली रेजिस्टिव। क्लियरेंस? नेक्स्ट है, आप देखो यहाँ पे कर्व भी मेंशन है, इन्हीं कर्व की बात कर रहा था मैं, जहां पे I और F का कर्व है, यानी करंट और फ्रीक्वेंसी का। जहां पे देखो सबसे छोटा X, उससे बड़ा Y और सबसे बड़ा Z। देखो IZ इज ग्रेटर देन IY, IY इज ग्रेटर देन IX। और नीचे रेजिस्टेंस केस में तो RX इज ग्रेटर देन RY एंड RY ग्रेटर देन RZ, है नहीं? चल, नेक्स्ट है अब ओमेगा नॉट L। तो XL की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा नॉट L होती है ना, ओमेगा L अभी साइड में लिखे थे। और XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा नॉट C, है ना? नेक्स्ट है, ये हो जाए ओमेगा नॉट स्क्वायर = 1/LC। क्लियरेंस? L इधर आ गया और ओमेगा नॉट इधर चला गया, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर = 1/LC। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? और जो ही यहां से स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा? √LC। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2πf0, क्योंकि यहां पे ओमेगा नॉट है, तो 2πf0 = 1/√LC। तो f0 = 1/2π√LC। दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बोलिए कोई दिक्कत समझने में? समझ में आ गया सबको? इधर इमरान, नींद आ रहा है? मेला नहीं घूमे हो? अरे मेला घूमो, आज रास्ता बना के लगा दिए इसको। मेला घूमो, 6-7 बजे दोपहर में जाओ, मेला घूमो। सुबह में नहीं दे मजा ना, शाम को, शाम को। यही अश्लीलता वाली बातें। चलिए, क्लियरेंस हुआ? समझ में आया? अथर्व एकदम कवर है ना? चलिए, नेक्स्ट है एवरेज पावर इन अ सीरीज LCR सर्किट। ठीक है, इसको हम लोग पेपर में ही देख लेते हैं, इसी पे पेज पे ही देख लेते हैं। चाहे पेज से बेहतर है कि कल देखते हैं इसको, ठीक है, बोर्ड पे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है उसके बाद ट्रांसफॉर्मर। नहीं, चलिए ट्रांसफॉर्मर देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर की बात करते करते हम लोग कहां से कहां चले गए, और 2-4 लोगों ने मर्डर का प्लानिंग भी कर लिया, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू अल्टर द पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल को अल्टर करने में काम आता है, यानी कि हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में और लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल करने में इसकी वर्किंग होती है। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि थोड़ा सा अगर इस पे एक सवाल बन सकता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल करने की क्या क्वालिटी हो सकती है, कैसे कर सकती है? ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ हो गया ना। क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वॉलेट करता है? नहीं करता है। तो आखिर ये कैसे नहीं करता है? जिधर इतना कम होता है प्राइमरी में कम होता है उतना सेकेंडरी में बढ़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। तब तो इस हिसाब से हाई में जैसे हाई से लो कर रहे हैं तो उसमें भी एनर्जी उसमें भी वही तो, दैट वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इज इट करेक्ट और नॉट? तो यहाँ पे तो वोल्टेज की टर्म में बात करते हैं ना, करंट के टर्म में तो बात ही नहीं करते हैं। हाँ, अब बोलो आगे, सही जा रहे हैं आप। तो जैसे उसके क्या कहते हैं ओम्स लॉ से होता है ना, V = IR। हाँ हाँ, तो V बढ़ेगा तो इसमें करंट कम होगा। एक्सीलेंट।
खतरनाक आंसर था पूरा एकदम, ठीक है। जानते इसीलिए वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वॉलेट नहीं करता है। दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। बोल सकता है सिंपल, अगर मेरे जैसा कोई होता तो जरूर देगा ये, ठीक है। कंडीशन क्या है कि द ट्रांसफार्मर डिक्रीज द पोटेंशियल, कि 11,000 वोल्टेज को सीधा 440 में से कन्वर्ट कर रहा है। आखिर ये सारा का सारा पोटेंशियल जा के नहीं रहा है 11,000 से 440 बकिक्का कुल नहीं का बैला, ये तो वायलेशन ऑफ एनर्जी हो गया ना। एनर्जी क्या बोलता है, ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट, क्या ये डिस्ट्रॉय होता है? लेकिन यहाँ पे तो देख के लगता है क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। तो आखिर क्या सीन है इसमें? तो इसमें कॉन्सेप्ट यही आता है कि जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं ना, कि जब पोटेंशियल डाउन होता है तो करंट इंक्रीज करता है उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। समझ रहे हो? और जिस कंडीशन में पोटेंशियल एक्सपैंड करता है उसी टर्म में आई क्या होता है, कम हो जाता है। तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं, हम ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं ना, स्टेप अप स्टेप डाउन। तो जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर जब हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट आता है वहां पे हमने पोटेंशियल को सीधा क्या करे 6600 से 1,32,000 कर दिया। पावर सबस्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बात कर रहा हूं। आखिर इतना गैप कैसे आ सकता है? तो इस कंडीशन में जानते हो क्या है ना, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी और पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, और फिर करंट ज्यादा हो तो पोटेंशियल। समझ में आया? तो स्टेप अप में ये होता है और स्टेप डाउन में उल्टा। समझ में आया? तो ट्रांसफार्मर ए डिवाइस विच इज यूज टू अल्टर द पोटेंशियल। हो गया? अच्छा, अब ट्रांसफार्मर का काम तो जान गया। ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं? ट्रांसफार्मर के टाइप्स दो तरह के हो ना, ट्रांसफार्मर कई तरह के होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं बोल सकते हम इसको, एक और नाम है इसका। जैसे क्या ना कि एक होता है आपका, दो तरह के होते हैं। एक कंडीशन होता है जिसमें कोर का वो हम लोग यूज करते हैं। कोर समझते हैं ना, वो जो टी जो आप लोगों ने ट्रांसफार्मर खरीदे ना फुल हाफ रेक्टिफायर में, उसमें टी और आई का प्रयोग किया, ई और आई का प्रयोग किया गया, उसको बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक। और एक ट्रांसफार्मर होता है जो लिक्विड में डिप किया जाता है उसको। जैसे ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ना, ये वाला ट्रांसफार्मर क्या होता है, कॉइलिंग की जाती है सबसे पहले, और उस पूरा ट्रांसफार्मर पूरा चारों तरफ स्पेक होता है, भर के उसमें ऑयल डाला जाता है। ठीक है, उस ऑयल में उसको क्या किया जाता है, डिप किया जाता है, और उसके बाद उसको पूरा पैक कर दिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, लिक्विड वाला ट्रांसफार्मर और एक कोर वाला ट्रांसफार्मर। स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग होता है। दोनों का अलग अलग। कोर वाले में ना आपको कोर दिखेगा, लिक्विड वाले में जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं तब तक आपको नहीं दिखेगा कि कॉइल कहाँ है। यहाँ पे भी तो प्लेट दिखता ही है इस वाले में। अरे बबुआ, अंदर की वाइंडिंग आप देख सकते हो? नहीं देख सकते, पर आपको कोर टाइप में दिख जाएगा ना, हल्का सा ऐसे टर्न करोगे ना वहां पे पेपर, दिख जाएगा कि कौन सा है प्राइमरी की सेकेंडरी। समझ? उस देखो यहाँ पे जो नॉर्मली होता है ना, वो कुछ इस तरह का उनका होता है कॉइलिंग। यहाँ पे ऐसे 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 ये होता है, और इधर पे ऐसे 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 ये होता है। तो यहां से दो ठो एंट्री होगी, दो ठे आउट होगा, या फिर 3 आउट होगा। समझ? 2 आउट या 3 आउट। और उस वाले में आता है तो कैसे आता है, 3 इन होता है। देखना, गौर करना, 3 इन होता है और 3 आउट होता है लिक्विड वाले में। लिक्विड वाला। और वो 4, समझ गए। चौथा वाला न्यूट्रल होता है। ठीक है, और ये होता है आपका लाइव मेन दमदार आइटम इसमें चलता है। ठीक है, वो आइटम जो आपको जिंदा खाक करते। समझा? तो ये हो गया कंडीशन। समझा? टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, यानी उनके वर्किंग के हिसाब से 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा? एक है स्टेप अप और एक है स्टेप डाउन। अब देखो, इतनी बातें तो कर लिए, लेकिन आखिर ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये काम करता है EMI पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसी का पार्ट है आपका म्यूचुअल इंडक्शन, MI। ठीक है, 2 तरह के इंडक्शन होते हैं, सेल्फ और म्यूचुअल। तो ये कौन सा वाला है? म्यूचुअल। क्लियर हुआ? म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो, म्यूचुअल में जानते हो क्यों है? क्योंकि उसमें म्यूचुअल में डबल वाइंडिंग होती है, मतलब 2 अलग अलग कॉइल होते हैं, और इसमें भी 2 अलग अलग कॉइल होते हैं। हाँ है ना? चल,
स्टेप अप में क्या करता है ये, लो वोल्टेज को क्या कर देता है, और स्टेप डाउन में हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज। जब ऐसा करता है यहाँ पे ना, तो करंट क्या हो जाता है यहाँ पे, लो से हाई करता है तो करंट क्या होता है, डिक्रीज करता है, और हाई से लो होता है तो करंट क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। उसी रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके सामने वर्किंग एंड थ्योरी। यानी वर्किंग क्या है, तो जानते हो इन दोनों का नंबर ऑफ टर्निंग करने का रेशियो बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यानी किसी भी ट्रांसफॉर्मर को बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हम इतने बार इसको कॉपर वायर को वाइंड करेंगे तो इस तरह के वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मर हमको निकल के मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन है कि V1 इज इक्वल टू, ये तो फ्लक्स की बात की गई ना, फ्लक्स की बात की गई है। चलो देख लो, फ्लक्स पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर बाद में ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। फ्लक्स क्या है कि जब हम कॉइल 1 से करंट पोटेंशियल पास करते हैं तो फ्लक्स कितना निकलता है, V1 इज इक्वल टू -N1 d∅dt। कॉन्सेप्ट क्या है, मान के चलो कि इस तरह का यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे ऐसे वाइंडिंग है, यहाँ पे ऐसे वाइंडिंग है, ऐसे होता है ना। अब देखो जब हमने पोटेंशियल यहाँ से दिया तो ये चेंज इन पोटेंशियल क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स। और जब फ्लक्स कैसे इसके रास्ते कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे, ठीक है, और ये फ्लक्स जब चेंज होगा इसमें तो क्या प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, इंड्यूस ईएमएफ। समझ में आया। तो ये कंडीशन है आपके पहला वाला कि V1 में कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, -N1 d∅dt। अब सोचो इसमें माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये हमेशा अपने कॉज को क्या करता है, अपोज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। और N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी, ठीक है। d∅ क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, यानी कितना फ्लक्स इसमें से आउट हो रहा है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, अगर हम लोग इस बार देखो सेकेंड वाला पार्ट में भी है, कितना है सेकेंड वाला पार्ट में, V2 इज इक्वल टू -N2 d∅dt। तो जितना यहां से निकलेगा उतना वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर ये इतना एक्सेप्ट कर लिया ना, इसका मतलब वो 100% वर्क कर रहा है, और कोई भी ऐसा डिवाइस दुनिया में है नहीं जो 100% वर्क करे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो 99.99 है, मतलब सबसे ज्यादा एफिशिएंट है ट्रांसफार्मर, मतलब 1-2% इधर हो जाता है। अब ये जो वेस्टिंग हो रहा है ना, वो किस फॉर्म में वेस्ट होता है, किस फॉर्म में वेस्टिंग होती है इसकी, हमिंग साउंड हो गया, कॉपर लॉस हो गया, हिस्टेरिसिस लॉस हो गया, फ्लक्स लीकेज हो गया, एडी करंट लॉस हो गया, इस सारी चीजों की हम लोग बातें उसमें करेंगे। नेक्स्ट है आपकी बात करें हम लोग, तो जो इसमें से निकला ना आउटपुट ईएमएफ, देख लो यहाँ पे नीचे रेशियो दिया हुआ है कि V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1। ये है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, याद रखना। लेकिन जब हम इसके संग किसकी बात करते हैं, करंट की, तो क्या करंट उसी फॉर्म में रहता है, नहीं, रिवर्स। तो पता है ना करंट उल्टा होता है, तो I1/I2 and this is called, what is this is called, transformation ratio. Clear? This is called transformation ratio, where N2 is secondary and N1 is primary. क्लियरिटी हुई, कोई दिक्कत। चल नेक्स्ट है एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर की बात अभी कर रहे थे हम लोग। पहला है एडी करंट लॉस। एडी करंट समझते हैं ना, कौन कौन नहीं समझता एडी करंट। एडी करंट का मतलब ना, मान के चलिए कि ऐसे हमने मैग्नेट की फील्ड बिछा दी और इसके ऊपर हमने ऐसे लिया पट्टी, एक तो पत्ती ले ली लोहे का, और ऐसे ऐसे इसमें से पास करा रहे हैं मैग्नेट के ऊपर से, ऐसे ऐसे करके। ऐसा करने से फ्लक्स में क्या होगा, चेंजिंग। फ्लक्स में चेंजिंग होने की वजह से इसके ऊपर करंट के थ्रेड बनेंगे, इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा, और आपको खटा से बढ़िया वाला झटका लगेगा, एकदम दिल छू जाएगा वो झटका आपको, ठीक है। और आप कहेंगे ओह ये क्या हो गया, समझ। तो इसको कहते हैं एडी करंट, यानी वो करंट जो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, यानी कि इंडक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, सर किसी भी मैग्नेट में, किसी भी मैग्नेट में। मैग्नेट में थोड़ा काम जो हो रहा है एकदम हल्का फुल्का, उन्हें 10 रुपया मिले लो मत ले लियो उसको, जैसे जो साउंड वाला होता है उसमें, हाँ साउंड वाला चलेगा, थोड़ा सा साउंड वाला, नया साउंड वाला मार ऐसे मारो, लोहे का कुछ प्लेट ज्यादा ही नहीं लगेगा, हाँ उसको कुछ ज्यादा ही करंट नहीं लगेगा। तो फिर कैसे आएगा, नहीं चेक किया लोहे का प्लेट से सर। लोहे का, वो नहीं पुट्टी मारने वाला प्लेट होता है, अच्छा वो वो वाला प्लेट ना मजा देगा। समझ में आया। नेक्स्ट है फ्लक्स लीकेज।
अब फ्लक्स भी पता है ना कि ये जो कोर लगते हैं ना ट्रांसफार्मर में, कोर ये सारे सारे, तो उन्हें देखो अभी लोहे का अगर कुछ बैठा हुआ है तो थोड़ा सा तो स्पेस हो जाता है उसमें। अब स्पेस हो जाए तो उसमें एयर आ जाएंगे। अब एयर की वजह से ना जब उसके अंदर से फ्लक्स पास करेगा ना तो क्या होगा, उसके अंदर से फ्लक्स लीक करके एटमॉस्फेयर में चला जाया करेगा। तो जिसकी वजह से जब पूरा फ्लक्स सेकेंडरी के पास नहीं पहुंच पाएगा तो क्या वो मैक्सिमम इफिशिएंसी दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। इसीलिए उसके ऊपर लगा भी होता है। इसीलिए उसके ऊपर से कोटिंग की जाती है, लोहा का लगाया जाता है ताकि फ्लक्स कभी उठा के देना ना, उसमें बहुत जगह तुमको छोटे छोटे छेद दिखेगा, गैपिंग दिखेगी उसमें। क्लियर हुआ? नहीं देखें आप लोग? हम दिखाए हैं अपने जो बनाए थे ना हम लोग, जैसे ये तो आप हम लोग का इस समय का लास्ट वीडियो है, जो एसी का हम बनाया है उसमें हमने बाकायदे दिखाया, निकाल के दिखाया है ट्रांसफार्मर को। उसमें से आई निकाला है, ई निकाला है, टी निकाला है, सब निकाल दिया उसमें से। ठीक है? छेद क्यों रहता है? छेद रहता नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाती है। ऑटोमेटिक लीक नहीं, लीकेज तो उसके बाद होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाती है वो। जैसे बनाते थे, अच्छा ये बताओ कि जब हमको पता है कि ये लगेगा, आज जब बना रहे हैं, अब बनाने में गैप निकल गया थोड़ा सा, तो वो तो डीमेरिट माना एक तरह से। डीमेरिट तो कह ही सकते हैं, लेकिन गैप तो हो गया ना। हमने कौन सा डीमेरिट पूछ रहे हैं यहाँ पे? लॉस ही वही है, डीमेरिट तो है, सही बात है। डीमेरिट्स तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे डीमेरिट्स होते हैं, सही बात है, गुड। लेकिन आपने गुड क्या कहा? वही तो कहा जो हम लोग बताया। यू आर बैड। अपना शब्दों का यूज किया है। चलिए, फ्लक्स लीकेज क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है कॉपर लॉस। अब कॉपर लॉस क्या होता है ना कि जब कोई भी कॉपर का वायर जब हीट होता है ना, तो हीट होता है, कूल होता है, हीट होता है, कूल होता है, हीट होता है, कूल होता है। इसकी वजह से ना कॉपर का जो अपना मतलब कि ओरिजिनल फॉर्म होता है वो क्या कर देता है? लूज कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें हम लोग, तो वो जो रेलवे के ऊपर लगता है ना, रेलवे के ऊपर लंबा लंबा आता है, कॉपर लॉस के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। जब ऐसा होता है ना, बार बार हीट करता है, कूल होता है, हीट करता है, कूल होता है, तो कॉपर अपनी ना जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ होता है वो क्या कर देता है? लूज कर देता है। वही ट्रेन के मैं ऊपर की बात कर रहा था ना, ट्रेन के ऊपर जो वो वायर लगा होता है ना, उसको समय समय पे चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली उसके अंदर से करंट फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो होगा, मैंने बंद होगा, फ्लो होगा, बंद होगा, फ्लो होगा, बंद होगा। इसकी वजह से ना क्या होता है ना कि उसकी वो अपनी कॉपर की इंटेंसिटी क्या होने लगता है? खोने लगता है। एटमॉस्फेयर में उसके आसपास ना कोरोना डिस्चार्ज, पता है? कोरोना डिस्चार्ज में कॉपर भी अपने आयनिक लॉस करते हैं। कॉपर क्या करता है? अपना आयनिक लॉस करता है, जिसकी वजह से कॉपर का स्ट्रेंथ क्या होता है? कमजोर। अगर वो टूट गया तो फिर बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाएगा, हाँ है ना? तो एक फिक्स टाइम है कि कितने दिन में कॉपर का लॉस होगा, उसके बाद से क्या कर देते हैं लोग? चेंज कर देते हैं। ठीक है? वही अगर एग्जाम्पल तौर पर आप देख सकते हो ना कि मान लो कोई घर में सर्किट है, बहुत पुराना है, 10-15 साल पुराना, उसका कॉपर निकालना, तुमको ना मटी मैला कलर दिखेगा। अगर ग्रीन ना लगा हो उस पर, ग्रीनिश पता है ना, कॉपर का मूर्छा ग्रीन कलर का होता है। कॉपर का मूर्छा अगर ना लगा हो तो ग्रीन ना हो तो फिर भी तुमको मटी मैला कलर दिखेगा। वो इतना दिन पुराना हो जाएगा ना कि कॉपर अपनी इंटेंसिटी क्या करने लगेगा? लूज करने लगेगा। भाई पुराना तार देखना, बहुत पुराना तार देखना, ऐसा दिखेगा आपको। फिर इसी तो वायरिंग क्या करते हैं? चेंज करते रहते हैं, है ना? इसीलिए बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में बहुत महंगा वायर का प्रयोग करते हैं। सिल्वर तो बर्बाद गोल्ड नहीं, बर्बाद क्या होंगे? करोड़ों और ऐसा बुर्ज खलीफा बना हुआ है, करोड़ों और वो लगा के सिल्वर के बारे में बर्बाद हो जाएंगे सब। नहीं लगाएंगे। अगर सिल्वर हो भी सकता है कि सिल्वर या उससे बढ़िया किस्म का वायर लगाए हों, क्योंकि क्या डेली उसको खोल के और रिपेयरिंग करने चलेंगे? ये बताओ, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी वही साल लग वही चीज ना, रिपेयरिंग करने अभी खोजने पचले कहाँ खराब भाई बाबू, उसका मेन का है। हाँ या ना? और पता है सारे अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, तो खोजाई ना, खूब बन ही लो। और उसका चार्ज भी गजब का उतना महंगा है, चार्ज भी महंगा है। लो तो मामूली पैसे लगा रहे हैं सब। वहाँ पे तो सोने की खेती हो रही है, उस सोनों का अगर हीरो का लगवा दिए तो तार बनवा दिए तो कौन दिक्कत है? वही नेक्स्ट लेवल हो गया है। करंट फ्लो नहीं होगी। सही बात है। तो प्लेटिनम लगवाएंगे, सिल्वर से अच्छा क्या लगवा सकते हैं? प्लेटिनम लगवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्टेरिसिस लॉस। अब हिस्टेरिसिस लॉस क्या है? सेम उसी की तरह है। जब वायर से करंट फ्लो करेगा ना, जब वायर से करंट फ्लो करेगा तो सबसे पहले वायर मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा,
मैग्नेटाइज होगा फिर डीमैग्नेटाइज होगा। अब ऐसा करने की वजह से ना वो क्या करेगा, अपनी मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग पावर क्या करने लगेगा, लूज करने लगेगा। अब पहले की तरह नहीं हो जाएगा, ठीक है। वही जैसे जैसे इंटेंसिटी घटेगा वैसे वैसे ये भी सेम सेम, ठीक है। नेक्स्ट है हमिंग लॉस। हमें ना हम क्या आवाज आती है ट्रांसफार्मर से, वो भी एक तरह का लॉस ही है, हमिंग लॉस। वो जो गैप होता है ना, जो कोर के बीच में गैप बच जाता है, वही वाइब्रेट करता है। बड़ा वाला ट्रांसफार्मर बड़ा वाले में तो अंदर ऑयल रहता है, ठीक है, ऑयल रहता है, और जो अंदर कॉपर वाइंडिंग होती है वो ऐसे ऐसे घूमता है, वो ऑयल वाला खोलता रहता है। और कोई भी चीज खोलेगा तो भाई साउंड निकलेगी ना, और वो साउंड नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन फिर भी निकलती, इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो उसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं? स्टॉप कैसे कर सकते हैं आप? स्टॉप करने के लिए आपको वाइंडिंग में चेंजिंग करनी पड़ेगी। गैप में फिर भी तो जैसे मान चलो पहले गाड़ियां बहुत आवाज करती थी, अब की गाड़ियां नहीं कर रही हैं। क्या पहले गाड़ियां आवाज करती तो उसमें चारों तरफ साइलेंसर लगा दिए, क्या नहीं लगाएगा ना अंदर? अब देखो इंजन को और क्या बनाया गया, मॉडिफाई किया गया। इंजन में क्लच, गियर, ब्रेक, स्ट्रेक, जो भी चीजें सबको परिवर्तन करके पिस्टन उस्टन की क्वालिटी अच्छी की गई, तब जाके उसके अंदर से साउंड क्या होने लगा, धीरे 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 कम होने लगा। अब तो टेस्ला की कारें हैं ईवी वाली, ऐसी पता ही चलता है कब गई सामने से। जाएंगे तब पता चलेगा। हाँ। तभी नहीं पता चलेगा कौन उसके लिए उसमें अलग से साउंड दिए हुए हैं सब कंपनी वाले, कि जब चले तो साउंड प्रोड्यूस करते पता चले कि हम हुआ तो नहीं समझ। इतनी साइलेंट किलर हैं समझ, इनबिल्ट स्पीकर दिया हाँ, ताकि कार की तरह आवाज निकाल सकें सब। ऐसी स्थिति है समझ लो टेस्ला की जो ईवी कारें हैं। क्लियर हुआ? अब देखो टाइप्स ऑफ बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टेयो केस में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी कॉइल में वो क्या होते हैं, कम होते हैं सेकेंडरी से। यानी सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, वो लो से क्या करते हैं, हाई करते हैं। और स्टेप डाउन में ना प्राइमरी में क्या होते हैं, कॉइल ज़्यादा होते हैं, और सेकेंडरी में क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये हाई वोल्टेज से क्या करते हैं, लो वोल्टेज करते हैं। अब देखो आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करो तो हम लोग देखो इसमें अभी ये बनाया था क्या हम लोग, देखो ये मेंशन है कि V1/V2 या V2/V1 इज इक्वल टू I1/I2 या I2/I1, ठीक है। ये V और I में इनवर्सली रिलेशन होता है, पर उनके नंबर ऑफ टर्न में पोटेंशियल से डायरेक्टली रिलेशन होता है, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। तो एफिशिएंसी कभी भी ऐसे निकलते हैं, जो आउटपुट दे रहा है और कितना इनपुट देना पड़ रहा है हमको, उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको एफिशिएंसी निकल जाएगी। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की यूज क्या है, तो इसका यूज इंडक्शन फर्नेस में करते हैं, टीवी फ्रिज इसमें करते हैं, वेल्डिंग पर्पज से करते हैं, और क्या कहते हैं पावर स्टेशन में करते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगहों में इसका यूज है, ठीक है। इसको भी रिप्लेस करने का सीन चल रहा है इस समय। SMP समझते हैं, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। SMPS सप्लाई ऐसे सप्लाई बनाए गए हैं जो ट्रांसफार्मर क्या कर सकें, रिप्लेस कर सकें, लेकिन अभी तक वो रिप्लेस करने में कामयाब नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अप्लाई किए जा रहे हैं। साइंटिस्ट, रिसर्चर, इंजीनियर्स लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, करके उसको हटाया जाए। लेकिन फिर भी हैवी कामों के लिए ट्रांसफार्मर ही अभी भी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, समाप्त हो गया AC।